भर के बाजारों से अच्छे संकेत, क्रूड में मजबूती से डाउ 150 अंक कुचला, नैस्डैक 1% ऊपर, यूरोप में 1.5% तक की तेजी, एसडीएक्स निफ्टी करीब 0.25% ऊपर। मई वायदा सीरीज की एक्सपायरी आज, लेकिन सबसे बड़ा सवाल, क्या सेंसेक्स में 650 अंक की शॉर्ट कवरिंग रैली के बाद आज भी दिखेगी मजबूती? कहां होगी एक्सपायरी पर नजर। एल&टी के मुनाफे में 19% का उछाल, ऑर्डर बुक में 15% ग्रोथ का भरोसा, ब्रोकरेज हाउस ने बढ़ाए लक्ष्य। नतीजों के बाद थर्मैक्स और कमिंस के शेयरों पर भी आज रहेगी नजर। टाटा स्टील ने बाजार बंद होने के बाद पेश किए कमजोर नतीजे, आय और मुनाफे पर दबाव लेकिन ऑपरेशंस में सुधार। यूके कारोबार के खरीदार पर अभी भी नहीं हुआ कोई फाइनल फैसला। आज सरकारी कंपनियों का इम्तिहान, ओएनजीसी, बीपीसीएल, पावर ग्रिड, आरसीएफ के नतीजों का रहेगा इंतजार। यूनाइटेड स्पिरिट्स, जेट एयरवेज और नेटको फार्मा के नतीजों पर भी रहेगी नजर। सरकार ने इस साल रोजाना 41 किलोमीटर सड़क बनाने का रखा नया लक्ष्य। आवाज से खास बातचीत में सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कहा, फंडिंग के लिए बनेगा इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन। और मोदी सरकार के 2 साल पूरे हुए, लेकिन भारी बहुमत के साथ सत्ता में आई सरकार उम्मीदों पर कितनी खरी उतरी? दिन भर रहेगा आवाज पर फोकस। और दुनिया भर के बाजारों से आज फिर से मिले जुले थोड़े पॉजिटिव साइड के संकेत है। क्रूड मजबूत है और भारतीय बाजारों के लिए कल की शानदार तेजी के बाद नतीजों का भी सहारा मिल रहा है। बड़ी खरीदारी फंड्स की तरफ से होती दिख रही है, लेकिन बड़ा सवाल है कि क्या एक्सपायरी के दिन 8000 को छू पाएंगे, पार हो पाएंगे, और यदि हाँ तो फिर कैसे ट्रेड करें इस एक्सपायरी को और कहां होगी एक्सपायरी, हमारा खास फोकस। नमस्कार, मार्केट काउंटडाउन में आप सबका स्वागत है। मैं हूं अनिल सिंह। नमस्कार, और मैं हूं हेमंत घई, और हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे 2 खास मेहमान, PowerMyWealth.com के फाउंडर और सीईओ संदीप वागले, और थोड़ी देर में प्रकाशदीवान.in के प्रकाश दीवान भी हमारे साथ स्टूडियो में शामिल होंगे। लेकिन अनिल, क्या तेजी कल देखने को मिली। और अच्छी बात, सबसे खूबसूरत बात यही है कि स्क्रीन पर तेजी हुई, गैप अप खुले, और आप कह भी रहे थे गैप अप खुले तब भी वहां पर खरीदारी करनी चाहिए। डेज हाई पर समाप्ति, कल का दिन तो लाजवाब था। ये बताइए, आज भी ग्लोबल संकेत मजबूत है, ऊपर खुलेंगे तो और तेजी बनेगी, या फिर पुट कॉल रेशो कुछ संकेत दे रहा है आपको? कैसे ट्रेड करेंगे? ईमानदारी की बात तो ये है हेमंत कि 7900 के ऊपर की क्लोजिंग मैंने उम्मीद नहीं की थी। तो कल जिस तरह से भारी भरकम शॉर्ट कवरिंग हुई, ये तो अंदाजा था कि शॉर्ट कवरिंग होगी, लेकिन इस गति से होगी, इतनी मात्रा में होगी, ये काफी सरप्राइजिंग था। शायद डाउ फ्यूचर्स ने भी कल मदद की कि आखिरी 1 घंटे में और जो शॉर्ट सेलर्स थे वो थोड़े निराश होते हुए दिखे। अब आज बड़ा अहम सवाल है कि गैप से खुल जाए तो क्या होगा। ज्यादातर संकेत पॉजिटिव साइड पर है, लेकिन एक संकेत ऐसा है जो आपको सावधानी की ओर इशारा कर रहा है, वो हम थोड़ा सा आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन जहां तक आज का सवाल है, इसमें कोई डाउट नहीं, कल की तेजी, कल का मोमेंटम, कल के आंकड़े आपको थोड़ा और ऊपर जाने की तरफ इशारा कर रहे हैं। लेकिन आज मैंने निर्णायक लेवल के तौर पर चुना है 7950 को। आप वहां से लगभग 15 पॉइंट नीचे बंद हुए। 7950 के ऊपर हैं तो तेजी के मूड में रहें, और 7950 के नीचे है तो थोड़ा सावधान रहें। अब निफ्टी पर खरीदारी का मौका अब भी है। 7875 आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। ऊपरी स्तरों पर मेरे लक्ष्य छोटा चुना है, 7975, 8000, वो भी हम वायदा कारोबार के डेटा डिस्कस करेंगे तो बताएंगे। लेकिन मुझे लगता है एक बार ये 8000 के आसपास शायद रुके तो रुके बाजार, और उसके पार निकला तो फिर तुरंत 50 पॉइंट की तेजी और आपको बनती हुई दिख सकती है। तो ये है एक आराम से, जो शांत ट्रेडर्स है, आराम से ट्रेड करना चाहते हैं उनके लिए। लेकिन जो एग्रेसिव ट्रेडर्स है, जिन्हें इंट्राडे में ट्रेड करने में मजा आता है, स्किल ट्रेडर्स है, स्क्रीन के सामने बैठते हैं, उनके लिए दूसरी राय है। उनके लिए कि जब आप गैप से खुल जाएं, 8000 पर आ जाएं, तो 8000 के आसपास आप मंदी की पोजीशन बनाएं। अब वो 7925 से लेकर 8025 की रेंज में कहीं भी 50 पॉइंट में आपको जहां ठीक लगे वहां मंदी की पोजीशन बनानी चाहिए। 8050 आपका स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस होगा। नीचे 7950 और 7900 आपको फिर से मिल सकता है, जहां पर आपको आज या अगली सीरीज के लिए प्रॉफिट बुक करना चाहिए। निफ्टी की बात होगी, लेकिन निफ्टी से ज्यादा बैंक निफ्टी बड़े इंटरेस्टिंग लेवल पर है, और थोड़ा कंफ्यूजन वहां पर ज्यादा है। क्यों? क्योंकि 17000 का लेवल बेहद अहमियत वाला है। तो आज 17000 के ऊपर टिके रहना बैंक निफ्टी के लिए बहुत बड़ी जरूरत है, वो चैलेंज है। तो बंद वही हुए, तो आज 17000 के ऊपर टिक गए तो बैंक निफ्टी यहां से 200-300 पॉइंट की तेजी और दिखा सकता है। लेकिन मैं
कॉन्ट्रा कॉल लेकर 17,100 के स्टिक स्टॉप लॉस के साथ शॉर्ट करने की राय दे रहा हूं। और मुझे याद है पिछली बार भी हमने 17,000 के आसपास शॉर्ट करने की राय दी थी, उसके बाद 600 पॉइंट बैंक निफ्टी निकला है। मैं उतनी गिरावट की उम्मीद तो नहीं कर रहा, लेकिन मुझे लग रहा है एक बार बैंक निफ्टी में यहाँ शॉर्ट कॉल लिया जा सकता है 16,800 के छोटे लक्ष्य के लिए, लेकिन स्टॉप लॉस एकदम स्ट्रिक्ट होना चाहिए, क्योंकि 17,100 के पार निकलने के बाद आपके लिए तेजी करना मंदी रखना गलत होगा। और अगर नीचे पहले आ जाए तो 16,850 के आसपास खरीदे बैंक निफ्टी और ऊपर 17,000 का लक्ष्य होगा। जो सेक्टर साफ तौर पर पॉजिटिव दिख रहे हैं उनमें ऑयल एंड गैस और कैपिटल गुड्स, ये दो सेक्टर ऐसे हैं जो दमदार तेजी को लीड कर सकते हैं। बिल्कुल, एलएनटी के नंबर्स जो कल बाजार बंद होने के बाद आए हैं और उसके बाद ब्रोकरेज हाउसेज ने जिस तरह से इस शेयर को अपग्रेड किया है, एलएनटी ही आज लीड करता हुआ दिखेगा कैपिटल गुड्स सेक्टर में। इस पर विस्तार से बात करेंगे, ब्रोकरेज हाउसेस की क्या रिपोर्ट्स आई हैं वो आपको बताएंगे, कितनी तेजी आज हो सकती है सब पर चर्चा करेंगे। लेकिन अनिल देखिए, मूड तो कल से बिल्कुल चेंज होता हुआ नजर आया है। रुपया 9 दिनों से कमजोर हुआ था, उसने कल रिकवरी दी है। 7 दिनों से एफआईआईज कैश मार्केट में बिकवाली कर रहे थे, वहां से भी आप देखिए कल खरीदारी का एक नंबर आया। इस सब पर बात होने वाली है शो में आगे, लेकिन सबसे पहले संदीप को जोड़ते हैं। हाय संदीप, गुड मॉर्निंग। बताइए आज का मार्केट कैसा रह सकता है और सीरीज की एक्सपायरी कहां होगी, क्या लग रहा है? गुड मॉर्निंग हेमंत, गुड मॉर्निंग अनिल जी। एक्सपायरी आई थिंक मेरी लेवल्स ऑलमोस्ट सेम है अनिल जी के साथ, मेरा लेवल्स मैच हो रहे हैं 7950 to 8,000 मैं सोच रहा हूं। और कल इतनी बड़ी मूव आने के बाद शायद आज हम लोग एक कंसोलिडेशन मोड में चले जाए, तो ऐसा बड़ा एक्शन कुछ नहीं होता है। और हमने काफी एक्सपायरीज ऐसे भी देखी है जहां पर निफ्टी 50 पॉइंट के दायरे में घूमता है, तो शायद आज वो हो जाए। लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि ट्रेंड रिवर्स हो गया। मुझे लगता है 8050 की तरफ हमको जाना है। आज जाएंगे या अगले हफ्ते जाएंगे वो देखना पड़ेगा। ऑलराइट, चलिए तो यहाँ से ध्यान तो तेजी का ही रखना चाहिए, ट्रेंड रिवर्सल कुछ नहीं है यहाँ पर। राय लॉन्ग साइड पर ही रहने की है। लेकिन कौन से वो स्टॉक्स हैं जो आपको अच्छा प्रदर्शन आज दिखा सकते हैं, कुछ ही देर में संदीप से उनकी राय लेंगे। लेकिन एफआईआईज ने जो भरोसा दिखाया, देखिए आप कह रहे थे कल एक बात कि एफआईआईज अब शॉर्ट्स को अपने कवर करने आएंगे, और आप देखिए जो एफएनओ में मुझे डेटा दिख रहा है 5,707 करोड़ रुपए की खरीदारी। इतनी बड़ी खरीदारी मैंने कई दिनों से पहले नहीं देखी। मैंने भी सोचा नहीं था कि इतनी जबरदस्त शॉर्ट कवरिंग एक ही सेशन में होगी। और इस दिन में इतनी बड़ी 3343 करोड़ के इंडेक्स फ्यूचर्स खरीदना मजाक नहीं है। मुझे लग रहा है कि हेमंत एफआईज है ना, ग्लोबल मार्केट्स पे कॉल ले रहे हैं बजाय इंडियन मार्केट्स के, और शॉर्ट्स थे, इसमें कोई डाउट नहीं। इस पूरी सीरीज में एफएनओ में सेलिंग में एंड गो अवे जो शुरू से चल रहा था, अब देखिए मई की सीरीज का अंत है अब, और 1% ऊपर है भारतीय बाजार। अब दिक्कत यही कि उन्हें पता है कि जब ग्लोबल सिनेरियो अच्छा नहीं, और गलत नहीं थे वो, क्योंकि 4 हफ्तों से डाउ लगातार वीकली नेगेटिव क्लोज दे रहा है। और इस हफ्ते की शुरुआत में हमने ये बात की थी कि 4 हफ्ते से डाउ नीचे है, बिल्कुल शायद 5वां हफ्ता ऐसा ना हो। तो ये ग्लोबल मार्केट्स में जो रिकवरी आ रही है उसके चलते इंडियन मार्केट्स की शॉर्ट्स कवर हो रही है, और दूसरा सामने आपके एक्सपायरी है। तो इससे बढ़िया कॉम्बिनेशन हो नहीं सकता था कल कि एग्रेसिव शॉर्ट कवरिंग हो। उसमें शायद हमने थोड़ा अंदाजा ये लगाया कि 7,900 पे जाके ट्रेडिंग रेंज जो है वहां रुकेगा, लेकिन फिर भी 7,950 पिछली बार भी हम ट्रेडिंग रेंज में पहुंचे थे, आज भी पहुंचेंगे। अब जहां तक वायदा कारोबार के डेटा का सवाल है, इसमें कोई डाउट नहीं कि 3300 करोड़ के इंडेक्स फ्यूचर्स खरीदे हैं। स्टॉक फ्यूचर्स में बड़ी नहीं, छोटी ही खरीदारी हुई है। कैश मार्केट में सबसे बड़ी बात यह है जो मुझे अच्छी लग रही है, भले आंकड़े छोटे हो, कि 500 करोड़ एफआईआई ने खरीदा, 337 करोड़ डोमेस्टिक फंड खरीदा, लेकिन बड़ी बात क्या है? बड़ी बात यह कि दोनों खरीद रहे हैं, बिल्कुल कैश में खरीद रहे हैं, एफएनओ में खरीद रहे हैं। तो इस लिहाज से आपको सबसे बड़ा कंफर्ट आज क्या मिलता है एक्सपायरी के दिन, कि बाजार की गिरावट बड़ी नहीं होनी चाहिए। तो जो संदीप भी कह रहे हैं कि बाय ऑन डिप्स का मार्केट है, एकदम है। और उस लिहाज से अच्छा, दूसरी बात है कि जब 7,700 का आपका लोअर एंड रेंज का और 7,900 7,950 का हायर एंड है, एक ही दिन में आप लोअर से हायर एंड पर आ जाते हैं, तो ये बाजार की स्ट्रेंथ दिखाता है। तो ओवरऑल इन आंकड़ों के दम पर सिर्फ दिक्कत एक ही है, अगर कोई नेगेटिव सोचना चाहे तो ये कल काफी शॉर्ट कवर हो गए। अब जो कमजोर शॉर्ट थे वो एफआईआई ने कवर कर दिए, 7,880 7,900 के ऊपर उनकी शॉर्ट कवरिंग हो गई। अब आज कितनी होगी? और आपका फेवरेट इंडिकेटर 0.92 बिल्कुल, वो भी मैं बताने वाला हूँ आपको, भी बात करेंगे अभी हम। तो दिक्कत की बात यही है कि कल एक बहुत अच्छी रैली हो चुकी है, आज कितनी और होगी इस पर जरूर निशान है, लेकिन सवाल है। लेकिन चिंता की बात नहीं है क्योंकि इंडिकेटर्स काफी पॉजिटिव होते हुए दिख रहे हैं। चलिए एक और एक्सपर्ट को अब शो में शामिल करते हैं। प्रकाश दीवान जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हाय सर, गुड मॉर्निंग। क्या जबरदस्त तेजी देखने को मिली है, बताइए मोमेंटम आज कंटिन्यू रहेगा? वो तो अनिल जी संदीप जी बताएंगे, बट फंडामेंटली जगह तो डेफिनेटली थी ऊपर जाने की, क्योंकि इवन जो हुआ है रिजल्ट सीजन के जैसे जैसे हम एंड पे आ रहे हैं, और खास करके जो निफ्टी की कंपनीज अगर ले, बाकी मिड कैप्स को भी छोड़ दें,
तो कहीं भी डिसअपॉइंटमेंट ऐसा मेजर कहीं नहीं आया। कोई डर था कि बैक बेंचर्स खराब प्रदर्शन दिखाएंगे, ऐसा हो नहीं रहा। तो हमेशा रहेंगे ही क्लास में ऐसे जो पीछे चलते रहेंगे, पर जो ओवरऑल टेक्सचर है खराब आ रहा है रिजल्ट, वो भी ऊपर बैंक ऊपर आ रहे हैं PSU बैंक नहीं, क्योंकि बॉटमिंग आउट जरूरी भी था। खराब आना कोई खराबी नहीं है, पर यह है कि अगर खराबी के अंत के नजदीक है आप या ऑलरेडी उसके साइकिल के एंड पे है तो डेफिनेटली दैट्स अ टाइम टू बाई। और वो चीज वो जैसे डोमेस्टिक और FIs की जब बाइंग साथ में आने लगती है तब ये दर्शाता है कि अब कोई व्यू डिवाइडेड नहीं है। तो मुझे लगता है ग्लोबल क्यूज अगर नेगेटिव नहीं रहे, कोई क्रूड को लेके या US फेड रेट की चिंताएं जो हमेशा हमको घेरे रहती है, वो उनमें से अगर कोई नेगेटिव फ्लो नहीं आता तो डेफिनेटली मार्केट में मोमेंटम रहेगा। एटलीस्ट जून सीरीज के रोलओवर्स जो है उससे खास पता भी चल जाएगा एक दिन बाद कि कैसे चल रहा है, बट फिलहाल मोमेंटम बरकरार है ये उम्मीद लग रही है। चलिए, मोमेंटम बरकरार है ये उम्मीद लग रही है। संदीप और प्रकाश से जानेंगे कि उनके टॉप पिक्स आज के लिए क्या है, लेकिन उससे पहले FNO से क्या संकेत मिल रहे हैं? पुट कॉल रेशियो थोड़ा सा बता रहा है कि अब यहाँ से तेजी और ऊपर होने में बहुत दम लगेगा, मुश्किल है। सावधानी के संकेत है। मैं ये नहीं कहूंगा कि पॉजिटिव या नेगेटिव, न्यूट्रल संकेत है। और वो इसलिए कि हेमंत, एक तो पुट कॉल रेशियो जो 0.87 से सीधा 1.03, यानी कि लगभग 16 बेसिस पॉइंट एक ही दिन में पुट कॉल रेशियो बढ़ना अच्छी बात नहीं है। और आज अगर तेजी के साथ आप बढ़े 1.1 के आसपास पुट कॉल रेशियो आ जाए तो फिर बाजार ओवरबॉट हो जाएंगे कुछ हद तक। लेकिन एक और बात यहां पर जो कहना चाहता हूं कि जनरली पुट कॉल रेशियो की अहमियत एक्सपायरी के दिन, एक दो दिनों को छोड़कर ज्यादा होती है। एक्सपायरी के वक्त क्या होता है, कई सारे ट्रेडर्स ऐसे हैं जो बड़े मुंह की, हम ही कहते हैं कि बहुत उतार चढ़ाव होगा तो उन्हें लगता है कि 10-20 पॉइंट की प्रीमियम देकर पुट या कॉल खरीद लिए जाए जिससे कि एक बड़ा गेम मिल सकता है। अगर गए तो 10 रुपए गए, आएंगे तो 40-50 आ जाएंगे, तो उस लिहाज से वायदा कारोबार में काफी पोजीशन बनती है। तो वो एक रीजन हो सकता है कि कल लोगों ने इस लिहाज से काफी कॉल्स खरीदे हैं कि चलिए कल एक 20-25 पॉइंट ऊपर गैप अप ओपनिंग मिल गई तो पैसा बन जाएगा। तो उस लिहाज से पुट कॉल रेशियो हो सकता है 1.03 एकदम परफेक्ट पिक्चर न दे, लेकिन मैं तो डेटा पर भरोसा करता हूं। डेटा के लिहाज से मुझे दो चीजें हैं जो सावधानी की ओर इशारा कर रही है। पहला तो पुट कॉल रेशियो अगर आज तेजी के साथ और बढ़ गया तो मैं ऊपरी स्तरों पर खरीदारी की राय नहीं दूंगा। दूसरी बात, खरीदारी की राय इसलिए भी नहीं दूंगा कि 8000 के लेवल पर कॉल्स में ओपन इंटरेस्ट है 78 लाख शेयरों का, आसान नहीं है पार करना। उसके लिए बहुत बड़ी तेजी चाहिए जो कि हांगकांग निक्के जैसे बाजार आपको दिखा नहीं रहे। तो भले अमेरिका में बहुत अच्छी तेजी हो गई, मैं लगातार ही कह रहा हूं पिछले कई दिनों से कि हम एशियाई बाजारों पर रिएक्शन देते हैं, तो हम मजबूत खुलेंगे इसमें डाउट नहीं, लेकिन उतना मजबूत नहीं होंगे जितना कि आप 150 पॉइंट की डाउ की तेजी देखकर हो सकते थे। तो थोड़ा सा 8000 के नजदीक सावधान रहने की जरूरत है, डेटा साफ तौर पर यह बता रहे हैं। तीसरी बात, कल देखिए निफ्टी और बैंक निफ्टी में, खासतौर से निफ्टी में 43 लाख शेयर ओपन इंटरेस्ट में नए जुड़े हैं और ये भारी भरकम एडिशन है। इन 43 लाख शेयरों का जो एडिशन कल हुआ है उन्हें आज बिकना है। काफी हद तक वो ट्रेडर्स होंगे जो आज ऊपर के लेवल पर प्रॉफिट बुक करना चाहेंगे। तो मेरी राय यही है कि गिरावट में खरीदारी करें, अपने लेवल से खरीदारी करें और गैप से 8000 के आसपास पहुंचे तो वहां खरीदारी करने के बजाय आपकी खरीदारी की पोजीशन में प्रॉफिट बुक करें और चाहे तो शॉर्ट बनाए तो भी हर्ज नहीं। चलिए, और एक्सपायरी किन लेवल्स पर होगी अनिल से पूछेंगे कुछ ही देर में एक्सपायरी के लिए क्या रणनीति हो, लेकिन पहले बात करते हैं आज के टॉप पिक्स की। प्रकाश, एक शेयर अगर आपको आज ट्रेड करना हो तो कौन सा होगा, किस तरफ होगा? देखिए, रिजल्ट सीजन है तो रिजल्ट्स को डेफिनेटली फोकस में रख के चुना है मैंने। ये वोल्टास मुझे बहुत पसंद आया। ओके। और खास करके इसमें अभी भी जो नंबर्स आए उसमें ये रिफ्लेक्ट नहीं हुआ कि एसी का जो कंट्रीब्यूशन रहता है, जो यूनिटरी कूलिंग प्रोडक्ट्स बोलते हैं, वो अभी भी बाकी है। तो गर्मी तो अच्छी खासी रही है, तो अभी ये जो अप्रैल मई जून का जब क्वार्टर आप देखेंगे तब जाके इसमें उसका इम्पैक्ट पूरी तरह से कैप्चर होगा। ये तो सिर्फ इंजीनियरिंग बेस्ड जो बिजनेस है उस पे से आया है। और जो कैपिटल गुड्स पॉलिसी कल जो जिसका ऐलान हुआ है उसके बाद मुझे एक चीज समझ आ रही है कि जो छोटी कंपनीज है, L&T जैसी दिग्गज कंपनी को तो फायदा होता ही रहता है, बट ये छोटी कंपनीज जो सब कॉन्ट्रैक्टेड वर्क कंप्लीट करती है उनको बहुत बढ़िया ऑर्डर बुक उनकी बिल्ड होगी और रियलाइजेशन इंप्रूव हो जाएंगे। तो कहीं ना कहीं एक इस टाइप की कंपनीज को फायदा होगा। टाटा ग्रुप की अच्छी कंपनी मानी जाती है, बहुत दिनों से ओवरसोल्ड थी, तो 360-365 तो जल्दी टारगेट हासिल हो जाएगा। लंबे समय आप रखना चाहें तो 400 का भी लक्ष्य देख सकते। तो ब्लू स्टार के बाद अगला बड़ा कॉल आपका वोल्टास है। जी। आपकी लिस्ट में मैं जो स्टॉक्स देख रहा हूं उसमें सबसे इंटरेस्टिंग स्टॉक मुझे दिख रहा है संदीप खरीदारी के लिहाज से, वो टाटा केमिकल्स है। ये क्यों चुना है आपने? अनिल जी, एक्चुअली इसमें प्राइस वॉल्यूम ब्रेकआउट है। उसने प्रायर स्विंग हाई को जिस फोर्स से कल क्रॉस किया है, जो कि 428, 429, 430 है,
तो मुझे लगता है कि ये वन वे मूव देना चाहिए, 430 के नीचे नहीं जाना चाहिए। आपका रिस्क सिर्फ 5-6 रुपया बनता है, तो उसको एक 427 के स्टॉप लॉस रखे और 449, 450 का टारगेट मुझे लगता है बहुत जल्द आज या कल में आ जाना चाहिए। चलिए शायद आज ही आता हुआ नजर आने, इसके आज नतीजे आने वाले हैं दरअसल, तो नतीजों से पहले कल इसमें एक मूवमेंट देखने को मिला। हाँ प्रकाश, आप कुछ कह रहे हैं? फंडामेंटली भी टाटा केमिकल्स जो है, मैं सहमत हूँ संदीप से, नॉट जस्ट शॉर्ट टर्म में, बट ये ना लॉन्ग टर्म गेम इसमें चेंज इसलिए हो रहा है कि इसका बिजनेस मॉडल ही बदल चुका है। जो ये पहले बनाते थे कॉस्टिक सोडा और सोडा ऐश वाला जो काम था इनका, और ऑफकोर्स नमक, जो आयोडाइज नमक की जो सबसे बड़ी इनकी ब्रांड से फेमस है, उसको छोड़ के इन्होंने फर्टिलाइजर साइड में, एग्री साइड में ज्यादा काम करना शुरू किया, सीड्स में काम करना शुरू किया है। और जो आपके स्टार बाजार जो है, जहां पे जो माल आता है, जो दालें आती हैं, जो ये सब जो पल्सेज और सीरियल्स आते हैं, वो ये लोग प्रोक्योर करते हैं। तो ट्रेडिंग एलिमेंट भी एक बहुत बड़ा आ चुका है टाटा केमिकल्स में। तो मेरे हिसाब से ये सब बिजनेस मॉडल को देखते हुए एक अच्छा कॉल बन सकता है इसमें। तो एक नहीं, दो एक्सपर्ट्स इस स्टॉक पर आज बुलिश हैं। टाटा केमिकल्स के नंबर्स भी आने वाले हैं, शेयर पर आपकी खास तौर पर नजर जरूर होनी चाहिए। अनिल से एक छोटा सा ब्रेक लेकर पूछेंगे कि आज एक्सपायरी जो होने वाली है वो किस लेवल पर होने वाली है, और एलएनटी पर भी बात करेंगे। आप बने रहिए सीएनबीसी आवाज के साथ। स्वागत है आप सभी का सीएनबीसी आवाज पर। आप देख रहे हैं मार्केट काउंटडाउन, और हमारे साथ हमारे स्टूडियो में दो खास मेहमान संदीप और प्रकाश बने हुए हैं। और सबसे पहले आगे के शेयरों के बारे में उनसे जानने से पहले आपको बताते हैं आज एक्सपायरी कैसे होगी और आपको किस तरह से अप्रोच करना चाहिए आज के इंपॉर्टेंट दिन को। अनिल बताइए, लग रहा है कि 8000 छू जाएगा एक्सपायरी के दिन, या मुश्किल लगता है? छू सकता है, लेकिन एक्सपायरी उन लेवल के आसपास होने की संभावना कम है। जो डेटा बता रहे हैं वो ये कहने कि 7900 के नीचे एक्सपायरी नहीं होनी चाहिए। कल हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट वहां शिफ्ट हुआ है, 62 लाख शेयर वहां पर है पुट में, और 78 लाख शेयर हैं 8000 पर। तो 7900 8000 तो आपकी एक रेंज हो गई जिसके बीच में शायद बाजार आज ट्रेड करनी चाहिए। लेकिन ज्यादा संभावना ऐसा दिख रही है कि 7900 से लेकर 7950 की रेंज में कहीं कहीं एक्सपायरी होनी चाहिए। तो मैं ज्यादा 7900 के नीचे की भी नहीं देख रहा। अब आखिरी आधे एक घंटे में कोई मुंह बड़ा आ जाए एक अलग बात हो सकती है दिन भर के बाद, लेकिन संभावनाएं ज्यादा दिख रही है। और दूसरी बात यह भी है अहमद की, क्योंकि 2 दिनों से यूरोप काफी दमदार प्रदर्शन कर रहा है, अगर यूरोप में थोड़ी भी सुस्ती रही तो फिर आपके लिए ऊपरी स्तर से फिसलना आसान है। ये वो लेवल है जहां पर काफी लोग बेचने के लिए तैयार बैठे हैं। तो ऐसे में मुझे लगता है 7900 7950 इस रेंज में एक्सपायरी हो बहुत अच्छी गई जाएगी। 7900 7950 के करीब एक्सपायरी हो सकती है। और आप देखिए एसजीएक्स निफ्टी अब 24 अंक ऊपर है, मजबूती जो है पिछले एक घंटे में बढ़ती जा रही है एसजीएक्स निफ्टी में। लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद एलएनटी पर ब्रोकरेज हाउसेस का क्या व्यू है, कैसे इसे अप्रोच करना चाहिए, इस पर बात होगी। नियति हमारे साथ जुड़ेंगी ब्रेक के उस पार। मार्केट काउंटडाउन में आप सबका स्वागत है। एक स्टॉक जो आज स्टॉक ऑफ द डे रहने का दमखम रखता है वो है एलएनटी। जी हां, बाजार बंद होने के बाद इसके नतीजे आए हैं और बेहतरीन नतीजे पेश किए हैं, मुनाफे के फ्रंट पर, इनकम के फ्रंट पर, गाइडेंस के फ्रंट पर, इवन आगे की गाइडेंस देने के फ्रंट पर भी क्या शानदार नतीजे इसने पेश किए हैं। चलिए नियति हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, उनसे जानते हैं इन नतीजों के बाद ब्रोकरेज हाउसेज ने कितना अपग्रेड किया और कौन से ब्रोकरेज हाउस सबसे ज्यादा बुलिश है। नियति बताइए। तगड़े अपग्रेड्स आए हैं हेमंत, जिस तरह से आप बता रहे हैं कि ऑर्डर इनफ्लो का जो गाइडेंस इन्होंने आगे का दिया है 15% होने का जो इन्होंने अनुमान लगाया है वो ब्रोकरेजेस को सबसे अच्छा लगा है, क्योंकि नतीजे तो अच्छे थे ही मगर ऑर्डर गाइडेंस का बुलिश होना मैनेजमेंट की तरफ से ये बड़ी बात है। वो भी एलएनटी जैसे स्टॉक के लिए सबसे ज्यादा बुलिश यहाँ पे नमूना दिख रहा है, जो कि रिटेन कर रहा है अपना बाय का कॉल, यानी निवेश करके चलिए। 1744 के लक्ष्य दिए। देखिए मौजूदा भाव से आपको ये शेयर 35% की तेजी दिखा सकता है। नमूना का पूरा भरोसा है, शेयर पे आपको निवेश करना चाहिए। दूसरे भी जो ब्रोकरेज हाउसेस हैं उन्होंने अपने अपग्रेड दिए हैं, ईपीएस के अनुमान बढ़ाए हैं। सीएलएसए मेंटेन करे अपने निवेश करने की सलाह। 1550 का इनका लक्ष्य था जिसे अभी बढ़ा करके 1600 का कर रहे हैं। 3 से 8% ईपीएस के अनुमान भी इन्होंने बढ़ाए हैं। जेफरीज अपग्रेड करा है, होल्ड की इनकी रेटिंग थी, अब इसे सीधे बढ़ा करके इन्होंने बाय की कर दी है। टारगेट प्राइस इनका 1250 का था, 500 रुपए का इजाफा किया अपने टारगेट प्राइस में। 1750 का लक्ष्य दे रहे हैं, ये भी मौजूदा भाव से 35% की तेजी दिखा सकता है। मॉर्गन स्टैनली ने अपना टारगेट प्राइस बढ़ाया है, 1596 का इनका लक्ष्य था जिसे अभी बढ़ा करके
1416 का लक्ष्य था, जिसे अभी बढ़ा करके 1596 का कर रहे हैं। सिटी ने अपग्रेड किया है, अब अपनी रेटिंग बढ़ा के बाय कर रहा है, यानी सीधे सीधे आप खरीदारी करके चलिए। 1230 का लक्ष्य था, जिसे अभी बढ़ा करके 1640 का कर रहे हैं, 27% की तेजी सिटी भी देख रहा है। जेपी मॉर्गन ने अपना टारगेट प्राइस बढ़ाया है, ईपीएस अनुमान अगले 2 साल के लिए 8% बढ़ाया है। इन्होंने अपना टारगेट प्राइस 1280 से बढ़ा करके 1390 का किया है। तो क्लियरली नोमुरा सबसे ज्यादा बुलिश है। 1744 के लक्ष्य आपको एलएनटी यहां से दिखा सकता है, और स्टार परफॉर्मर ऑफ द डे आज यही रहेगा। बिल्कुल, और खास तौर से जिस तरह से आईटीसी ने नतीजे के बाद दमदार प्रदर्शन दिखाया, जिस तरह से अच्छा प्रदर्शन कल आपने टेक महिंद्रा का देखा। सबसे बड़ी बात यह कि अब अच्छे नतीजों पर बाजार रिएक्शन दे रहा है, भले पोजीशंस पहले से कैसी भी बनी हो। तो एलएनटी कितना भागेगा ये बताएंगे आपको एक छोटे से ब्रेक के बाद। लेकिन ब्रेक के बाद आपको एक और खास बात बताने वाले कि किस लेवल पर एक्सपायरी होगी, क्योंकि वायदा कारोबार के जाने माने एक्सपर्ट नितिन मुरारका हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल होंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे एक्सपर्ट्स हमारे साथ है, प्रकाश दीवान, संदीप वागले और नितिन मुरारका भी अब कार्यक्रम में शामिल हो चुके हैं। लेकिन अब फोकस करते हैं टाटा स्टील पर। और टाटा स्टील ने कल बाजार बंद होने के बाद नतीजे पेश किए, और नतीजों के लिहाज से अगर आप देखें तो टाटा स्टील में नुकसान आता हुआ दिखा। हालांकि ऑपरेटिंग प्रॉफिट थोड़ा सा बेहतर जरूर हुआ है, लेकिन जो डील का इंतजार था कि यूरोप का, ब्रिटेन का इनका कारोबार खरीदने के लिए कल दावेदार फाइनली सामने आ जाएंगे, वो नहीं हुआ है। शायद शेयर कल काफी हद तक उसी वजह से काफी जोर से चढ़ा था। अब आज देख लेते हैं किस तरह का एक्शन होगा। लेकिन ब्रोकरेजेस टाटा स्टील पर किस तरह की राय रख रहे हैं नतीजों के बाद, ये जानते हैं, नीति से बताएं। यूके बिजनेस का जो डाइवेस्टमेंट है, इसी पे सब लोग वेट कर रहे थे और वो नहीं आया है, इसलिए क्लियरली डिसअपॉइंटमेंट हुआ है। 3000 करोड़ रुपए का एक स्टीप लॉस इन्होंने क्लॉक किया है, इससे भी डिसअपॉइंटमेंट हुआ है। कई सारे इनके इम्पेयरमेंट चार्जेस लगे हैं, वन ऑफ के तौर पे आप देख सकते हैं। इंडिया के ऑपरेशंस काफी ज्यादा स्ट्रांग थे। क्रेडिट स्विस इसी पर बुलिश है, एबिटा का इनकी तरफ से बीट था। मेंटेन कर रहे हैं अपना टारगेट प्राइस 440 का, जो कि 35% की मौजूदा भाव से तेजी दिखा सकता है। मैक्वारी मगर अंडर परफॉर्म की रेटिंग दे रहा है, वेट करेगा, होल्ड करने की आपको सलाह दे रहे हैं। 267 का लक्ष्य है, जो कि 11% की गिरावट है मौजूदा भाव से। एचएसबीसी भी होल्ड कर रहा है, 290 का इनका लक्ष्य है। डॉइचे बैंक होल्ड कर रहा है, 296 का इनका भी लक्ष्य है। 9% की मौजूदा भाव से गिरावट आ सकती है। मगर सीएलएसए बिकवाली की सलाह दे रहा है, इनको कोई भरोसा नहीं है कि हो पाएगा नहीं हो पाएगा, या फिर कितना समय लगेगा। प्लस की जो कमोडिटी और मेटल के प्राइसेस है, उनमें किस तरह से अब चाल देखने को मिलेगी। हालांकि एबिटा के बीट के बाद इन्होंने अपना टारगेट प्राइस 220 से बढ़ा करके 235 का कर दिया है, जो कि मौजूदा भाव से 28% की नीचे का ही लक्ष्य है। ऑलराइट, तो क्रेडिट स्विस जो पिछले कई दिनों से बुलिश हो गया था, वो अभी भी अपने बुलिश स्टांस बरकरार रखा है, लेकिन बाकी ब्रोकरेजेस आप देखिए थोड़े से कॉशियस हैं इस स्टॉक पर। शुक्रिया नियति। लेकिन आज टाटा स्टील किस तरह से खुलेगा, चलिए प्रकाश से पूछते हैं। प्रकाश, एबिटा अच्छा दिख रहा है, लेकिन एक्सपेक्टेशन तो सबको ये थी कि घोषणा हो जाएगी यूके के प्लांट कौन खरीदता है, इसके चलते आज खुलेगा कैसे, और क्या फिर रिकवरी देखने को मिल सकती है स्टॉक में? बिल्कुल जी, इसमें दो चीज रिजल्ट से सामने आई है। एक तो कि जो पोर्ट टालबर्ट का जो इनका एसेट जो बेचने का प्लान है, वो बहुत सिंपल नहीं है। उसमें काफी दिक्कतें, काफी अड़चने आगे भी आ सकती हैं, तो उसको डिस्काउंट इतना पॉजिटिवली किया नहीं जा सकता, और वो ऑलरेडी मार्केट को समझ आ गई है। जो 355 से नीचे वापस जो स्टॉक आया, तो इसके बाद की जो बढ़त है वो पहले जैसी नहीं रहेगी, जो एकदम से तेज रफ्तार से बढ़ा था। सेकेंडली, जो इंडियन बिजनेस है उसमें जो इम्प्रूवमेंट आप देख रहे हैं, वो एमआईपी जो मिनिमम इम्पोर्ट प्राइस जो इन्होंने गवर्नमेंट ने लेवी किया है, उसके बलबूते बेनिफिट उनको मिल रहा है। अब वो FY18 में कंटिन्यू होता है कि नहीं, एक बहुत बड़ा रिस्क है। अगले साल तक तो रहेगा, तो उसको डिस्काउंट करना थोड़ा सा पॉजिटिवली भी मुश्किल होने लगा है ईपीएस एस्टिमेट्स का हमारे लिए। तो मुझे ये लग रहा है कि टाटा स्टील इज एन अपॉर्चुनिटी। इसमें बड़ा ट्रिगर ये दो चीजों का रहेगा। अगर इनमें किसी में भी इंप्रूवमेंट या बढ़त आगे चल के हासिल होती है, तो ये स्टॉक अच्छा खासा रैली करेगा। बट तब तक ये हो सकता है कंसोलिडेट हो इस पर्टिकुलर जोन में। मेरे लिए लॉन्ग टर्म बाई जरूर है, बट कोई इमीडिएट बेसिस पे जल्दबाजी बाइंग की नहीं है आज। ओके, लॉन्ग टर्म के लिहाज से खरीदारी, लेकिन तुरंत खरीदना हो ऐसा कुछ नहीं। चलिए अब शामिल करते हैं हमारे वायदा कारोबार के एक्सपर्ट नितिन मुरारका को। नितिन, सबसे पहला सवाल तो निफ्टी पर ही, कहां होगी एक्सपायरी?
देखिए जी, कल जो मार्केट में हुआ है वो मेनली शॉर्ट कवरिंग और उसके बाद लॉन्ग रोल ओवर्स हुए हैं। मार्केट 60-65 पॉइंट खुलने के बाद करीब 1 घंटे में अगर आप डेटा देखेंगे तो नेक्स्ट मंथ के जो कॉन्ट्रैक्ट्स है उसमें करीब 50 लाख शेयर का ओपन इंटरेस्ट ऐड हुआ और करंट मंथ में काफी तेजी से अनवाइंडिंग हुई। वो ये दिखा रही है कि करंट मंथ के जो कॉन्ट्रैक्ट थे उसमें एफआईज के द्वारा काफी शॉर्ट को कवर किया गया और संग संग नेक्स्ट मंथ में उसी लेवल पे बाइंग हुई। वो लेवल आ रहे हैं अप्रोक्सीमेटली 7860 से 7875 की रेंज में। और यहाँ पे मैं बोलूंगा कि लॉन्ग रोल ओवर हुए हैं क्योंकि उस लेवल पे काफी ज्यादा ओपन इंटरेस्ट नेक्स्ट मंथ कॉन्ट्रैक्ट्स में हुआ और उसके बाद निफ्टी में करीब 100 पॉइंट की तेजी आई। तो वो डेटा काफी हद तक पॉजिटिव है। उसके बाद अगर आप एफआईज का कल का डेटा देखेंगे तो इस पूरे महीने में इनफैक्ट लास्ट 2 महीने का डेटा में सबसे हाईएस्ट फिगर है, करीब 3350 करोड़ के आसपास की बाइंग है। इन टर्म्स ऑफ निफ्टी देखें तो 42 लाख शेयर की बाइंग एफआईज की तरफ से की गई है और नेक्स्ट मंथ कॉन्ट्रैक्ट्स में 60-65 लाख शेयर का ओपन इंटरेस्ट ऐड हुआ है। तो जो ओपन इंटरेस्ट एडिशन है उसका 70% जो है वो एफआईज के द्वारा बाई किया गया है। अगर आप ऑप्शंस का डेटा कल का आते हैं 2200-2300 करोड़ की जो बाई फिगर है उसमें भी मैं देख रहा हूं कि 42 लाख कॉल बाई की गई है और करीब 12-13 लाख पुटों में राइटिंग है। अब जो कल कॉल्स का ओपन इंटरेस्ट ऐड हुआ वो करंट मंथ अगर आप देखेंगे तो सबसे ज्यादा आपको 7950 की कॉल में ओपन इंटरेस्ट एडिशन दिख रहा है और उसके बाद अनवाइंडिंग हुई है बाकी सारी कॉल्स में। तो कॉल्स राइटर्स ने कल कॉल को कवर किया और 7950 की मुझे लगता है कॉल्स में बाइंग हुई है। उसको देखते हुए एक्सपायरी की जो मुझे रेंज लग रही है वो 7950 से लेके 8000 के बीच में एक्सपायरी आनी चाहिए। तो इस रेंज को खेलने के लिए आप चाहें तो आज एक अच्छी स्ट्रैटेजी भी बना सकते हैं। वो स्ट्रैटेजी आपकी ये हो सकती है कि 7950 की हम एक लॉट कॉल लेंगे जो करीब 22 रुपए के आसपास की क्लोजिंग है और 8000 की हम 2 लॉट बेचेंगे जो 8 रुपए में बिक रही है। 16 रुपए आपको आएंगे और 22 रुपए जाएंगे तो नेट आपका जो प्रीमियम कॉस्ट आ रही है वो केवल 6 रुपए की है और इस स्ट्रैटेजी में आपको प्रॉफिट बनेगा अगर निफ्टी 7950 से 8050 के बीच में एक्सपायरी होती है और अगर इसके नीचे भी होती है तो मैक्सिमम रिस्क मुझे केवल 6 रुपए का मिल रहा है। अब यहाँ पे अनिल जी एक सवाल ये भी आता है कि हमें रोल ओवर लॉन्ग करना चाहिए या फिर काट देनी चाहिए। तो जो डेटा दिख रहा है उसमें लग रहा है कि रोल ओवर हमें बाई साइड में करना चाहिए। एफआईज का रोल ओवर बाई साइड में हो रहा है और एक्सपायरी होने के बाद आपको हो सकता है निफ्टी 81 से लेके 82 की तरफ भी मूव कर जाए। जो मेजर बेस बना है वो 78-70 के रेंज में अच्छा बेस बना है जहां पे कल शॉर्ट कवरिंग हुई है तो वो एज आपका स्टॉप लॉस एक्ट करेगा। ओके, चलिए तो रोल ओवर तेजी की साइड का करिए। 8100 8200 तक का निफ्टी जाने का माहौल बन रहा है। कुछ ही देर में नितिन से बैंक निफ्टी पर भी राय लेंगे लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट स्टॉक पर एक सर्वे करा लिया जाए। एलएनटी किस तरह से आज कितना ऊपर दिखाने वाला है, कितना ऊपर खुलना चाहिए क्योंकि हमने देखा जीडीआर में तो 7-8% की तेजी देखने को 7.5% ऊपर था जीडीआर। कितना ऊपर खुलेगा या कितना ऊपर आज जा सकता है बताइए प्रकाश, आपसे शुरुआत करते हैं। शुरुआत तो बहुत पॉजिटिव रहेगी पर थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग भी आएगी ये मुझे लग रहा है। उसका रीजन है कि एलएनटी पे लोगों को अभी भी वैसा विश्वास नहीं आया, कॉन्फिडेंस नहीं कि ये 1450-1500 के जोन से बहुत इजीली पार हो जाएगा। अब जो टारगेट्स हम देख रहे हैं नमूरा के वो बहुत बढ़िया आंकड़े जरूर है लेकिन वो लॉन्ग टर्म बेसिस में। तो ये उम्मीद रखें कि जीडीआर का इसलिए आपको बढ़त इतनी ज्यादा लग रही है अनिल जी क्योंकि वहां अंडर ओनरशिप है। तो जीडीआर वाज वन ऑफ द मोस्ट अंडर ओन्ड। एलएनटी का जीडीआर देखें तो सबसे अंडर ओन्ड रहा है अभी तक कुछ पिछले काफी सालों में। तो वो एक करेक्टिव मोड में है बट मुझे लगता है 5-7% की बढ़त जो शुरुआत में होगी वो उसमें थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आएगी। संदीप, अगर आप आज की बात करें अनिल जी तो मैं 1325 1330 की बात करूंगा। कल 1270 जिस तरह से ब्रेक हुआ था 1130 को, आई थिंक ये 1330 तक तो जाना चाहिए लेकिन ऊपर में बिकवाली आएगी। मेरे वीकली और मंथली पैटर्न्स इतने पॉजिटिव नहीं है तो मैं एक सीमित दायरे की बात करूंगा। और नितिन आपका क्या कॉल है एलएनटी पर? देखिए फ्रॉम डेटा पॉइंट ऑफ व्यू कल 1280 के भाव पे करीब 3 लाख शेयर का एक बाय ऑर्डर आया था एलएनटी में और स्टॉक की क्लोजिंग करीब 1292-93 के आसपास हुई है। इसका मतलब हुआ कि कल जो बाइंग हुई है इसमें 1280 की रेंज में काफी अच्छी बाइंग हुई है। तो सबसे पहले तो हमें वो एक स्टॉप लॉस मिलता है। अब उससे कितना ऊपर खुलता है ये डिपेंड करता है बट ऊपर मुझे लग रहा है कि धीरे धीरे हो सकता है 1-2 दिन की बात करें तो 1360-1370 तक स्टॉक शॉर्ट टर्म में जा सकता है। ओके अनिल, और आपका क्या कॉल है, कितना ऊपर जाएगा? 6 से 8%। अगर आपने तेजी की पोजीशन बनाई तो वहां पर प्रॉफिट बुकिंग करें। 9 से 10% ऊपर आ जाए तो शॉर्ट करें। चलिए 10% ऊपर आए तो अगर एक और चीज, अगर सरप्राइज आना है तो ऊपर की तरफ आना है, नीचे की तरफ नहीं। चलिए तो एलएनटी इसके ऊपर हमारी नजर रहने वाली है। आपको हम बताएंगे ये
कितना ऊपर खुलता है उसके बाद एक बार फिर से फ्रेश एक्सपर्ट्स की राय लेकर आएंगे जब खुल जाएगा ये स्टॉक। लेकिन आप देखिए जैसा L&T का प्रदर्शन है वैसा थर्मेक्स का प्रदर्शन नहीं है और यहां पर कमजोर नंबर्स पेश हुए हैं। मार्जिन्स देखिए 11% से घटकर 9% के आ गए हैं। टोटल इनकम देखिए करीब 14% घटी है। एबिटा में 27% की गिरावट देखने को मिल रही है और मुनाफा भी 16% घटा है। प्रकाश, ये शेयर आपको कैसा लगता है थर्मेक्स? ठीक, कंपनी बहुत बढ़िया है, बिजनेस इसका बहुत साउंड माना जाता है, पर कहीं ना कहीं कंपनी काफी क्वार्टर से कॉन्फिडेंटली कुछ पेश नहीं कर पा रही है। इनफैक्ट बड़ी मायूसी सी लगती है जब भी इनको सुनते हैं कि ये सारा सेक्टर इतना मंदा है या इतना वीक है। तो इनके सीएफओ खास करके आते हैं तो वो सबसे पहले बताते हैं कि कितना इंडस्ट्री में स्लो डाउन ज्यादा है। तो मैनेजमेंट हमेशा से ही वो जो बॉडी लैंग्वेज है उसको देख के चिंता जरूर होती है कि ये अपने आप को इससे निकाल क्यों नहीं रहे इस जोन से और कुछ आगे करें, कुछ नए बिजनेसेस में हाथ डालें। इन्होंने बिड्स भी काफी कम करी हुई है नए उस बिजनेस के लिए। तो जैसे मैं कह रहा था कैपिटल गुड्स में छोटी कंपनियों के लिए बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है, जैसी अपटिक रहेगा। अगर L&T की गाइडेंस हम देख रहे हैं कि इतनी अच्छी है FY17 की, तो छोटी कंपनीज की क्यों नहीं हो सकती है। और क्यूमिंस ने भी निराश किया है, इस पर क्या कॉल है? क्यूमिंस में इंटरेस्टिंगली क्या है, एक अपॉर्चुनिटी है बाई करने की अब, क्योंकि 30% जो डाउन आपने टॉप लाइन में देखा है जो रिडक्शन, वो एक्सपोर्ट्स की वजह से ज्यादा है। डोमेस्टिकली दे हैव ग्रोन 16%। तो मेरा मानना यह है कि जो बेस इफेक्ट था पिछले साल, इन्होंने बहुत ज्यादा तादाद में एक्सपोर्ट किया और यहाँ के बिजनेस को थोड़ा सा स्लो डाउन किया था। जो पेरेंट कंपनी है वो अब यहाँ से सारे निर्यात करके वहाँ यूरोप में जो सप्लाई करें, यूरोप के बिजनेस इन्होंने बंद कर दिए। तो उसको बेस बनाए, जैसे ABB ने भी सक्सेसफुली किया है, FAG ने किया है। तो मुझे लगता है ये मॉडल आगे चल के तो डेफिनेटली काम आएगा। ये बेस इफेक्ट की वजह से आपको परसेंटेज टर्म में एक डिप सा दिख रहा है, पर डोमेस्टिक बिजनेस 16% अगर ग्रो हो चुका है तो आगे चल के वो 20 प्लस भी हो सकता है। और मार्जिन इनके बेटर आए, करीब 1% बढ़े हैं। बिल्कुल, तो ये अपॉर्चुनिटी रहेगी। और कमिंस में एक बहुत बड़ा ट्रिगर है उनकी पूना का लैंड बैंक जो है, अब उसका जब जिस दिन ये बात अभी मत करो, ये 10,000 की निफ्टी पे ये लैंड वाली लैंड बैंक मोनेटाइजेशन सारा प्लांट शिफ्ट करके जो महाराष्ट्र में इंटीरियर में चले गए, तो जो पूना को खाली किया इन्होंने जो जगह, वो बहुत माउथ वाटरिंग अपॉर्चुनिटी दिख रही है। नहीं तो जनरली है ना, जब 8,000 की निफ्टी पे नहीं 10,000 की निफ्टी पे जब वैल्यूएशन जस्टिफाई नहीं कर पाते तो SOTP सम ऑफ द पार्ट्स वो निकाला जाता है कि कितनी। नहीं, इसको अभी वैल्यूएशन में इंक्लूड नहीं किया गया, यू राइट, कि इसको उससे बरी रखा है, बट आगे चल के एक अपॉर्चुनिटी ट्रिगर बनता है इसमें भी। चलिए लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन ब्रेक के बाद कुछ सरकारी कंपनियों पर होगा फोकस। जी हाँ, EIL और गेल, ये दो नतीजे आए कल बाजार बंद होने के बाद। कैसे रहे नतीजे और क्या आज एक्शन होगा, आपको क्या करना चाहिए, बताएंगे इस ब्रेक के बाद। और फोकस कुछ और नतीजों पर, और जहां पर आज नतीजों के दम पर दिखेगा एक्शन। गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया नंबर्स अच्छे दिख रहे हैं, खासतौर से मार्जिन जिस तरह से बढ़कर आए हैं 8.5% से 10.5%, 2% मार्जिन में इजाफा किया है, ये एक अच्छा कहा जाएगा। और ये भी तिमाही दर तिमाही नहीं कि साल दर साल। तो उस लिहाज से अच्छा, मुनाफे का आंकड़ा 664 करोड़ से बढ़कर 770 करोड़ हुआ है और ईबिटा में भी 1156 करोड़ से बढ़ोतरी होकर 1223 करोड़ के आसपास किया है। गेल नतीजों के बाद क्या खरीदा जा सकता है, बताएं नितिन, क्या राय है आपकी? देखिए जी, बिल्कुल खरीदना चाहिए, डेटा काफी अच्छा है। इनफैक्ट जो रोलओवर है वो 77% के आसपास का रोलओवर है। फिनोमेना स्टॉक्स में वन ऑफ द बेस्ट रोलओवर है और कल इसमें करीब 6% का ओपन इंटरेस्ट एडिशन है। कैश मार्केट में भी वॉल्यूम्स थोड़े से इंक्रीज हुए हैं। तो मुझे लग रहा है कि इसमें अगर नेक्स्ट एक्सपायरी में 420 रुपए तक का टारगेट आना चाहिए। 380 के आसपास की क्लोजिंग है। इसमें स्टॉप लॉस आपका बनता है 370 के आसपास। अगर आप 1-2 दिन का व्यू लेके चलते हैं तो मुझे लगता है 400 के आसपास का, यानी 20 रुपए का अपसाइड आपको मिल सकता है। ऑलराइट, ये रहा गेल पर। लेकिन EIL इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड, इसके नंबर्स ने डिसअपॉइंट किया है साफ तौर पर। मार्जिन्स देखिए 19.25% से घटकर 13.5% आ गए हैं। और बॉटम लाइन देखिए 70 करोड़ रुपए इन्होंने पेश किए, 109 करोड़ रुपए पहले इनकी बॉटम लाइन थी। EIL चार्ट्स पर कैसा लगता है, नतीजे तो ठीक ठाक नहीं दिख रहे हैं संदीप? बहुत ही ज्यादा साइडवेज है हेमंत। मुझे 170 ब्रेक होते हुए नहीं लगता है। 184, 185 ऊपर में काफी स्ट्रांग रेजिस्टेंस रहेगा, तो ये सीमित दायरे में ही मूवमेंट लगता है। और जल्दी से कॉन्टेनर कॉर्पोरेशन के चार्ट्स भी देखकर बताइए, ये कैसे लगते हैं? ये भी सरकारी कंपनी है, इसने भी अच्छे नंबर्स पेश नहीं किए हैं। मार्जिन इसके करीब 22% से घटकर 14% पर आ गए हैं। इसके चार्ट्स कैसे दिखते हैं?
हेमंत, चार्ट्स बुरे नहीं लगते हैं, तो अगर आप बोल रहे हैं कि रिजल्ट्स अच्छे नहीं है तो लिमिटेड डाउनसाइड होगा। मुझे लगता है ये 1330 1340 का एक स्ट्रांग सपोर्ट है। करंटली ये 1389 पे ट्रेड हो रहा है। शॉर्ट टर्म में मुझे लगता है ये 1430 1440 तक जाना चाहिए, तो मैं इसमें पॉजिटिव रहूंगा। नतीजे लेकिन बहुत खराब है। 52% मुनाफा घटा है, 40% एबिटा घटा है, तो नंबर्स काफी डिसअपॉइंटिंग है। लेकिन जो ज्यादा लिक्विड स्टॉक वो EIL है। एक्चुअली मैं एक बार वायदा कारोबार के ट्रेडर्स के लिए राय लेना चाहता हूँ नितिन से। नितिन, EIL में ऐसे शॉर्ट्स बनते हुए दिखे नहीं, कल भी मेरे ख्याल से स्टॉक मजबूती था, तो क्या इस स्टॉक में गुंजाइश है 7-8-10% तक गिरने की? सॉरी अनिल जी, EIL में ट्रैक नहीं कर रहा हूँ, आई डोंट हैव डेटा। चलिए, तो कल का ये एक देखना होगा कि आज बड़ा डिसअपॉइंटमेंट बनता है या नहीं, क्योंकि EIL के नंबर्स बेहद खराब थे। चलिए लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद हम आपके लिए लेकर आने वाले हैं हमारे एक्सपर्ट्स की बेहतरीन पिक्स। तीनों एक्सपर्ट्स कहां देख रहे हैं आज आपके लिए खरीदारी या बिकवाली के मौके, बताएंगे आपको इस ब्रेक के बाद। हमारे एक्सपर्ट्स हमारे साथ है प्रकाश दीवान, संदीप वागले और नितिन मुरारका। वागले साहब, पहले तो आप बताएं कहां आपकी आज खरीदारी या बिकवाली की राय? टाटा केमिकल आपने टॉपिक बताया, या आप तेजी करना चाहते हैं आज नतीजों के पहले, और बाकी स्टॉक्स? मैं ICICI बैंक में मुझे स्ट्रेंथ लग रही है, जो मैं रिकमेंड करूंगा विद स्टॉप लॉस ऑफ 228, टारगेट ऑफ 252। मेरा दूसरा स्टॉक होगा बाय इन टाटा मोटर्स DVR, जिसमें मुझे प्राइस और वॉल्यूम्स ब्रेकआउट दिख रहा है। इसको 265 के स्टॉप लॉस से बाय करें फॉर अ टारगेट ऑफ 282। तीसरा होगा इंडिया सीमेंट्स, जिसमें अगेन प्राइस और वॉल्यूम ब्रेकआउट है, जो अगले 2 या 3 सेशन में अच्छी खासी 10-12% की मूव मुझे दिखती है। इसमें 86 का स्टॉप लॉस रखे और मेरा टारगेट होगा 96। ऑलराइट, तो इंडिया सीमेंट, टाटा मोटर्स DVR, टाटा केमिकल्स, ICICI बैंक, ये हैं 4 टॉप पिक्स आज संदीप की तरफ से। नितिन, आपके टॉप पिक्स क्या हैं ये बताइए। शॉर्ट कवरिंग के लिहाज से कहां पर नजर रखनी चाहिए आज? देखिए, यहाँ पे एक कोटक बैंक में मुझे लगता है कि 2-3 दिनों में, इनफैक्ट आज भी हो सकता है आपको मूवमेंट मिल सकती है, क्योंकि प्राइवेट बैंकिंग में HDFC में ओपन इंटरेस्ट एडिशन है, एक्सिस बैंक में भी एडिशन हुआ है, ICICI बैंक का भी चार्ट्स काफी अच्छे हैं। बट कोटक बैंक में खासियत ये है कि इसमें बहुत ज्यादा कल तेजी नहीं आई है और ये अपने सपोर्ट से बाउंस करने की कोशिश कर रहा है, तो इसमें रिस्क रिवार्ड रेशियो बेटर बनता है। 712 के आसपास की क्लोजिंग है स्पॉट में। मुझे लगता है कि ये स्टॉक 750 का टारगेट आपको नेक्स्ट 3-4 दिन में दिखा सकता है। अगर आज का व्यू लें तो 725-730 तक के टारगेट आपको मिल सकते हैं। स्टॉप लॉस 700 का होगा। इसके अलावा दूसरा स्टॉक मैंने वोल्टास निकाला है। वोल्टास में लॉजिक निकालने का ये कि इसमें डिलीवरी बहुत उठ रही है। कल के दिन हम लोगों ने देखा कि डिलीवरी वॉल्यूम करीब 250% से भी ज्यादा इंक्रीज हुई है, तो इसका मतलब लग रहा है आने वाले समय में इसमें एक अपसाइड मोमेंटम मिल सकता है। ऊपर का टारगेट करीब 355-360 हो सकते हैं और स्टॉप लॉस 332 के आसपास होगा। और अगर आज ऑप्शन में किसी को ट्रेड करना हो नितिन, तो कौन सा ऑप्शन आपने चुना है? देखिए जी, अगर आज करना है तो मैंने एक ऑप्शन स्ट्रैटेजी बताई, उसमें हम लोग स्प्रेड क्रिएट करेंगे। स्प्रेड में ये करेंगे कि 7950 की एक लॉट लेकर के 8000 की 2 लॉट बेचेंगे। उसमें नेट प्रीमियम आपका केवल 6 रुपया जाएगा, यानी एक लेके 2 बेचते हैं तो 6 रुपया का प्रीमियम जा रहा है। अब 7950 के नीचे अगर एक्सपायरी होती है तो मैक्सिमम लॉस आपको 6 रुपये का हो सकता है। अगर 7950 से ऊपर 8050 के बीच में कहीं भी होती है तो ये प्रॉफिटेबल है और इसमें मैक्सिमम प्रॉफिट आपको करीब 40-45 रुपए का हो सकता है। तो मुझे लगता है थोड़ा सा प्रीमियम कम दे करके करना चाहिए। फिर भी बायस पॉजिटिव है। अगर मैं नेक्स्ट एक्सपायरी के लिए कोई स्ट्रैटेजी करना चाहता हूं तो मुझे लगता है 8000 की कॉल या 8100 की कॉल दोनों आप ले सकते हैं। करंट रेट से आपको 20-25 रुपए नीचे का स्टॉप लॉस लगाना चाहिए और 25 का स्टॉप लॉस है तो 50 रुपए ऊपर का टारगेट ले सकते हैं, यानी 1:2 का रिस्क रिवार्ड रेशियो। और गोइंग फॉरवर्ड जैसे RBI की पॉलिसी भी है 7 तारीख को, तो बैंकिंग में थोड़ा मोमेंटम मुझे लगता है बना रहेगा, मार्केट में भी मोमेंटम बना रहेगा। तो 8100 के आसपास की मूवमेंट आप नेक्स्ट वीक तक देख सकते हैं। नेक्स्ट वीक तक 8100 तक की मूवमेंट आप देख सकते हैं। लेकिन एक स्टॉक
ऑटो सेक्टर का जो कल फोकस में था वो था अशोक लेलैंड। इसके चार्ट देखिए, कल नतीजे तो अच्छे आए, लेकिन जैसे ही मैनेजमेंट ने ये कहा कि वो पैसा रेज करना चाहते हैं, बाजार को भनक लगी QIB के जरिए रेज कर सकते हैं। आप देखिए अच्छे नतीजों के बावजूद इस शेयर में दबाव देखने को मिला, 4-4.5% नीचे जाकर इसने समाप्ति दी है। और अब मैनेजमेंट कह रहा है कि इस फाइनेंशियल ईयर में वो रेज नहीं करने वाले हैं, खाली एनेबलिंग रेजोल्यूशन उन्होंने लिया है फंड रेजिंग करने का। रिकवरी आ सकती है क्या, और आप कैसे अप्रोच कर रहे हैं इन स्टेटमेंट्स को मैनेजमेंट के? जी, इसमें दो चीजें हैं। एक तो ये जो पैसे रेज करने की बात है, ये इनके डिफेंस बिजनेस के लिए जरूरत पड़ेगी इनको, क्योंकि जो वहां पे सरकार का जो रेगुलेशन, सरकार की जो पॉलिसी है, उसमें जॉइंट वेंचर्स को सपोर्ट ज्यादा मिलना है। तो टेक्नोलॉजी पार्टनर इन्होंने ऑलरेडी आइडेंटिफाई कर दिया, पैसे लगाने की भी नौबत आएगी तो पैसे रेज करने पड़ेंगे, क्योंकि ये कंपनी अभी अभी बड़े डीप कर्जे में से निकली है। तो ऐसा तो है नहीं कि इनके पास ऑलरेडी कैश इतना है, तो फंड रेज करेंगे। बट एज यू सेड, ये अगले साल होगा, FY18 में मेरे हिसाब से आएगा, तो उसको अभी से डिस्काउंट करने की कोई जरूरत नहीं, और किस रेट पे आएगा, कितना डाइल्यूशन होगा, ये देखना अभी बाकी है। तो एक ओवर रिएक्शन था, मौका मिल गया शॉर्ट सेलर्स को तो कर दिया। बट ये स्टॉक थोड़ा सा रेजिस्टेंस फेस कर रहा है अब नेक्स्ट फेज में जाने के लिए। तो कमर्शियल व्हीकल साइकिल का में कुछ पॉजिटिव न्यूज आएगी तभी ये बढ़ेगा, बट उससे पहले बाइंग अपॉर्चुनिटी जरूर बनती है। ओके, खरीदारी करें कमजोरी में अशोक लेलैंड में। वक्त एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद आपके लिए होगा पहला सवाल।